जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों हम लोग क्लास 6 का विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर भोजन को कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो के अंत में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी किया है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये JCRT जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को कहानी के माध्यम से आपको फील दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि गर्मी का मौसम है, आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं। जल स्रोत क्या है? जहाँ से हम लोग जल को लाते हैं, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया। तो ये सब क्या है? जल स्रोत है। बोल रहा है कि गर्मी का मौसम है। बहुत ज़्यादा आपको गर्मी के मौसम में देखने को मिलता होगा कि जो कुआं रहता है, कुछ कुछ चापाकल से भी पानी नहीं आने लगते हैं। ठीक है, नदी तालाब तो सूख ही जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। ठीक है, अब पास का कुआं सूख जाएगा तो दूर से ही लाना पड़ेगा। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, पानी का कमी हो जाएगा तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? तो आप खुद सोच सकते हैं कि पानी से होने वाला काम जितने भी है वो नहीं हो पाएगा अगर पानी नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे खाना बनाना, हम लोग खाना बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धोने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन साफ करने में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाते भी हैं पानी से। तो ये सब काम जो है वो बाधित हो जाएगा पानी के ना होने पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपको आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि पानी का सर्वप्रथम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पीने में करते हैं, फिर शौचालय में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ अन्य काम है जहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जानवर वगैरह को पानी पिलाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक पानी ना रहेगा तो क्या होगा? दूर में जो पानी है उसका भी स्तर नीचे चला जाएगा और वो भी क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा और पानी नहीं आने लगेगा। और पानी ना आने की स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जल है तो कल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दूरदर्शन के समाचारों एवं समाचार पत्रों में समय समय पर आप विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। आपको टीवी में दूरदर्शन जिसको कहते हैं, और समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं। गर्मी के दिनों में आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको भी दिखता होगा कि पानी का तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा कट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो पानी लेने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं और लाइन से पानी ले रहे हैं। जैसे वहाँ पर तेल वगैरह बट रहा है, उस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है? सब पानी के लिए लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन को देखकर आपको क्या अनुभव होता है? नीचे दिए गए चित्र से पानी के उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर से क्या हम लोगों को अनुभव हो रहा है? यही हो रहा है अनुभव कि मतलब लोगों को पानी जो है वो लेने के लिए लाइन तक लगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके आसपास जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। गर्मी का दिन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये व्यक्ति जो है वो स्नान करने के लिए पानी का प्रयोग कर रहा है, ये कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये पीने के लिए पानी लेने आई है, घर में लेकर जाएगी। ठीक है, ये महिला जो है वो कुआं से पानी निकाल रही है। अब वो क्या करेगी इस फिगर में नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है लेके जाएगी, हो सकता है उधर बर्तन धोएगी, तो कुछ भी कर सकती है, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिख रहा है कि आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कितने जल का प्रयोग करते हैं। नीचे एक सारणी दिया हुआ है, 2.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, सारणी 1.2 जो है वो है क्या? देखिए बोल रहा है कि यहाँ क्रियाकलाप जैसे कि आप पानी का इस्तेमाल पीने में कर सकते हैं, ब्रश करने में कर सकते हैं, स्नान करने में कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, शौचालय में, फर्श साफ करने के लिए, अन्य कार्य के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्रियाकलाप हम लोग लिए हैं। अब बोल रहा है कि 250 ml के एक गिलास के अनुसार आपको बताना है कि पीने में कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश करने में कितना कर रहे हैं, स्नान करने में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं,
फिर बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप को कंप्लीट करना है। ये अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। पूरा परिवार का बात कर रहा है तो किसी में 2 परिवार रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 3 रहते हैं, तो अलग अलग हो सकता है। तो अपने अनुसार से इसको क्या करना है, फिल कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कि इस क्रियाकलाप से अब आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। हाँ, पता चल जाएगा कि कितने जल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर 2 व्यक्ति हैं तो टोटल दिन भर में जितना भी पानी का इस्तेमाल करेंगे उसका यहाँ पर अंत में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना पानी खपत हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कि आइए जाने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, क्रियाकलाप यहाँ पर एक दिया हुआ है, क्रियाकलाप 2। ठीक है, क्रियाकलाप 1 किधर था, क्रियाकलाप 1 वहाँ पर दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कक्षा के छात्रों से पता कर विभिन्न उपयोग हेतु जल के स्रोतों को सारणीबद्ध कीजिए। कक्षा में आपके जो सहपाठी जो पढ़ते हैं उनसे पता करना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, सरिता नाम का एक लड़की है, वो पीने के लिए पानी लाती है कहाँ से, चापाकल से, नहाने के लिए कहाँ से, कुआं से, और कपड़ा धोने के लिए कहाँ से, कुआं से लाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ अन्य जो आपका दोस्त हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, वो कहाँ से पीने के लिए लाता है। जैसे कोई ऐसा भी होगा जो तालाब से कपड़ा धोने के लिए, या फिर तालाब में ही कपड़ा धो लेता है, स्नान करने के लिए नहर से, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो उसी को यहाँ पर सूची का बताना है आपको। ठीक है, इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्य के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कुछ लोग चापाकल का इस्तेमाल, तालाब का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुएं का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चापाकल का इस्तेमाल करते हैं, नदी नहर रहेगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यह सभी भूमिगत जल के उदाहरण है। जितने भी हम लोग पानी का स्रोत इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, भूमिगत जल का है। ठीक है, हम सभी इस स्रोतों से लगातार जल निकालते रहते हैं। क्या ये खाली हो जाएगा, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो इसमें पानी की आपूर्ति कैसे होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कुआं से लगातार पानी निकालते रहते हैं तो क्या उसमें पानी खत्म होगा, हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कुआं में पानी आ जाता है। कहाँ से आ जाता है, जो भूमिगत जल है वही आ जाता है। लेकिन सोचिए कि अगर वो भूमिगत जो जल है उसका स्तर कुआं से भी नीचे चला जाएगा तो क्या कभी कुआं में पानी आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो उस स्थिति को हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अब बताइए। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्षा का जल कहाँ जाता है। जो वर्षा होता है, बारिश होता है, पानी गिरता है, वहाँ जो पानी आता है वो जाता कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आइए हम लोग देखते हैं। बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ा होगा कि लिखा कविता इस तरह से है कि काले मेघा पानी तो बरसा रे। ये बच्चा क्लासों में हम लोगों ने एक कविता देखा था। ठीक है, अब नीचे देखिए, वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है। जो हम लोग जल स्रोत का इस्तेमाल करते हैं वो वर्षा में जो पानी होता है उसी से भूमिगत जल क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, और भूमिगत जल का इस्तेमाल फिर से हम लोग कुआं से, तालाब से, नदी नहर से पानी हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो नदी नहर, कुआं, चापाकल, ये सब में पानी कहाँ से आता है, वर्षा जल का पानी भूमिगत जल बनता है और वहाँ से फिर इन स्रोतों में आता है और फिर उसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि वर्षा से ही इन सभी में पानी भरता है, इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदी नाले सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है इसको 2/3 भाग, ठीक है, यानी कि 3 भाग में 2 भाग जो है वो पानी का है और 1 भाग जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो पानी सिर्फ ऊपरी सतह में, ये नहीं कि पृथ्वी के अंदर तक नहीं, पृथ्वी की सतह पर 2/3 है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समझने वाला यहाँ पर एक बात है कि हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग, पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है उसका 2/3 भाग, यानी कि 3 भाग में 2 भाग पानी है। अब उसका गहराई कितना है वो बात का बात है, लेकिन पूरा अंदर तक नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। ठीक है, 2/3 भाग तो पृथ्वी की सतह का है पानी, लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है वो कहाँ है, समुद्र में और महासागरों में, जो बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, लवण होता है उसमें घुला हुआ नमक। ठीक है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल हम लोग घरेलू कार्यों में, पीने में और कार्यों में हो गया, कृषि में,
उद्योगों में हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिख रहा है कि पूर्ति के लिए उचित नहीं है। दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। जितने भी जल स्रोत हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इनडायरेक्टली किस पर निर्भर है? महासागरों पर, समुद्रों पर, क्योंकि जलवाष्प की प्रक्रिया से पानी ऊपर जाता है और वही फिर वर्षा होकर नीचे आता है और वही भूमिगत जल को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ से है, आगे बोल रहा है कि फिर भी इन स्रोतों का जल खारा नहीं होता। कारण समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। बोल रहा है कि अगर देखिए मान लीजिए कि एक आपका तालाब है और इधर एक महासागर है। ठीक है, ये महासागर है, इधर महासागर, ठीक है, और ये है आपका तालाब। ठीक है, ये तालाब है और ये महासागर है। बोल रहा है कि ये महासागर है, ये तालाब है, यहाँ से पानी इसमें जाता है, इनडायरेक्टली निर्भर उसी पर है। तो ये लवणी है तो इसमें लवण क्यों नहीं है? इसके लिए एक क्रियाकलाप आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए, उसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए, उसके बाद बालू की परत देकर, पहले छोटे छोटे पत्थर डालिए, उस पर फिर बालू का परत दे दीजिए, उसके बाद मिट्टी भरना है, तब तक डालिए मिट्टी जब तक जार आधा ना भर जाता। आगे उसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए और पानी डालिए। ठीक है, पानी पटाना उसमें। आगे देखिए, अब इसके ढक्कन को कसकर बंद कर दीजिए, जैसा कि फिगर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आगे। ठीक है, फिगर आपको देखो यहाँ, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम प्रोसेस क्या है? इस जार को कुछ दिनों तक धूप में रखकर प्रतिदिन अवलोकन कीजिए और नीचे सार ने जो दिया हुआ है उसको भरिए। ठीक है, कितना दिन? 2-4 दिन का यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए उपरोक्त क्रियाकलाप प्रकृति का एक छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है। यह जल चक्र का प्रारूप है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्रियाकलाप है, इस पर वीडियो बनाएंगे हम लोग। इस क्रियाकलाप को बहुत अच्छा है ये। देखिए बोल रहा है कि क्रिया यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर इस जार में हम लोग क्या किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पत्थर का टुकड़ा डाला था, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इस पर एक बालू का परत डाला था, उसके बाद आधा जार तक हम लोगों ने मिट्टी डाला, उसके बाद पौधा डाल के इसमें हम लोगों ने पानी डालकर इसके ढक्कन को हम लोगों ने कस के बंद कर दिया। अब क्या हुआ? और इसको फिर हम लोगों ने धूप में रख दिया। यहाँ से हम लोग जल चक्र का प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप बहुत अच्छा है, इसको हम लोग वीडियो में लाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं जल चक्र होता क्या है, जल चक्र के बारे में। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने का, एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर जितने भी जल उपलब्ध है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने या एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिख रहा है? आगे लिख रहा है कि कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन होता है और स्थान परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से यहाँ पर हम लोग स्थान परिवर्तन करा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 1 लीटर पानी है तो यहाँ ले जाएंगे तो भी 1 लीटर ही जाएगा। ठीक है, पानी को स्थान परिवर्तन हो गया, रूप भी परिवर्तन हो गया। यहाँ से हम लोग वाष्प बना के भेजे, यहाँ पर अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, इसको अगर हीट कर रहे हैं, यहाँ पाइप लगा दिए हैं, तो जल वाष्प के माध्यम से पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, रूप भी परिवर्तन हो गया और स्थान भी परिवर्तन हो गया। लेकिन 1 लीटर जल को वाष्प बना के हम लोग भेजे हैं तो यहाँ भी 1 लीटर ही जाएगा, उसका मात्रा कम नहीं होगा और ना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़े के सूखने की प्रक्रिया क्या होता है, जैसा कि आपको अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा को हम लोग तार पर टांग देते हैं। यहाँ पर ये भींगा हुआ कपड़ा था, लेकिन इसमें जब सनलाइट पड़ता है तो ये जल वाष्प, इससे जल का कण जो है वो वाष्पित होकर के उड़ जाते हैं और कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित, भाप बनकर उड़ते होते देखा होगा? ठीक है, वाष्पित होते देखा होगा। जब हम लोग खाना बनाते तो आप देखिएगा कढ़ाई से क्या होगा कि वहाँ से जल ऊपर उड़ता है। वहाँ पर अगर हम लोग हाथ लगा दें
तो हाथ भीगने जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जल वाष्प हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, नमक भी पानी, यहाँ बोल रहा है क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है या नहीं। तो जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है, ठीक है। नमक नहीं उड़ेगा, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ रहता है, लेकिन जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो सिर्फ पानी जाता है। ये नहीं कि उसमें आप जो भी मसाला डाले हैं, नमक डाले हैं या जो भी मटेरियल डाले हैं वो वाष्पित नहीं होगा, सिर्फ पानी वाष्पित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्पन में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नमक जो है लवण वो वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में जल वाष्प की प्रक्रिया से परिचित होंगे। सड़कों, खेतों, छतों एवं अन्य जमीन क्षेत्रों से जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि नदी, तालाब जितने भी है, खेत, जहाँ भी हम लोग पानी का स्रोत देखते हैं वहाँ से गर्मी का दिन में जब सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है कि वो वाष्पित होता है और वो आसमान में चला जाता है, ठीक है। और फिर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप 4 ये बोलता है कि एक जैसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट को धूप में रख दीजिए और दूसरे को छाया में रख दीजिए, ठीक है। 2 प्लेट लेना है लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पर रख देना है। उसके बाद बोल रहा है दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में पानी डालना है। एक जैसा प्लेट लीजिए और दोनों में बराबर पानी डालिए, ठीक है। दोनों में बराबर, अगर 5 लीटर इसमें डाल रहे हैं तो 5 लीटर इसमें भी डालना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि देखिए, एक प्लेट को यहाँ पर छाया में रख दिया, एक को डायरेक्ट धूप में रख दिया। बोलता है कि प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अवलोकन कीजिए, किस प्लेट में जल विलुप्त होने की मात्रा क्या है। तो किस प्लेट पे जल के विलुप्त होने की मात्रा क्या है, मतलब कि इसमें जो छाया में रखा हुआ है, एक धूप में रखा हुआ है, तो जब सनलाइट पड़ेगा तो इसमें ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा जल वाष्प होगा और यहाँ से कम होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि धूप में रखी प्लेट में पानी जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण सौर ऊर्जा है, यानी कि सनलाइट, ठीक है, सोलर एनर्जी। आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि दिन के समय में सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। इसके फलस्वरूप इन सभी जल का निरंतर वाष्प में परिवर्तन होता रहता है। इस जल की घुले लवण शेष रह जाते हैं। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में जो रखा हुआ है, ठीक है, छाया में रखे प्लेट का पानी में वाष्पन होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। वहाँ भी जल वाष्प होगा लेकिन वहाँ पर क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। वहीं दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश में से होने वाला वाष्पन तेजी से होता है और कम समय लगता है। तो उसमें होता है तो क्यों होता है, क्योंकि आगे हम लोग देख लेते हैं। छाया में रखे जल में वाष्पन हेतु ऊर्जा कहाँ से मिला, ठीक है। जैसे कि धूप में है उसमें तो ठीक है, धूप में जो था वहाँ पर तो आसानी से हो जा रहा था कि धूप है तो ठीक है, वहाँ सोलर ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन छाया में जो है वहाँ पर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, दिन के समय में हमारे चारों ओर की जो वायु है वो सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है, वायु गर्म हो जाता है, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, गर्म हवा। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ की छाया में बैठे होंगे, वहाँ हमें शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। पेड़ का छाया तो छोड़िए, हम लोग गर्मी के दिनों में पेड़ पर टंगाल रहते थे, ठीक है, ऊपर में बैठ के आराम से एकदम ठंडा ठंडा हवा लेते रहते थे। अब बताना ये है कि ऐसा होता क्यों था। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जल का मात्रा रहता है, ठीक है, उसकी टहनी में, उसके पत्ते में। तो जब सनलाइट पड़ता है, तेज सनलाइट पड़ता है, तो वहाँ पर भी जल वाष्पन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जल वाष्प होकर उड़ता है, तो वहाँ पर हमें शीतलता प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे वहाँ गर्मी कम लगती है। जी बिल्कुल, यही कारण है, पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं, ठीक है।